धुरंधर फिल्म से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नींदें हराम हो गई है और वो जमकर कोस रहे हैं किसको, प्रोड्यूसर को, और कह रहे हैं कि मोदी ने जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनवाई है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खुलासे जो हो गए हैं, उससे और भी चीजें अब सामने नजर आ रही हैं। दूध का दूध जिसे कहते हैं और पानी का पानी हो गया है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स-रो ऑफिसर जुड़े एनके सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर प्लीज, जो मूवीज में दिखाया गया है उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा फेक करेंसी, अतीक अहमद, याकूब अंसारी और ये 12 जो अननोन गनमैन ने जिनको मारा है, उसमें सबसे पहले आप बताइए चीजें शुरू कहां से हुई थी और कैसे ये एक एक करके चीजें लाइन अप होती गई और भारत के लिए खतरा पैदा करती चली गई। देखिए, पहले बता दो, पिक्चर एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है। इसने सारे के सारे धागों को जिस तरीके से पिरोया, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, कमाल की चीज है। लोग ताड़ियां बजा रहे थे पिक्चर के अंदर और इससे सारा कुछ एक्सपोज कर दिया। देखिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक डिसीजन लिया गया कि हिंदू इस तरफ और मुस्लिम उस तरफ, ये होना था, लेकिन नेहरू ने ये होने नहीं दिया। जो मुस्लिम वोट कर रहे थे पाकिस्तान जाने की, उनको रोक लिया यूपी और बिहार के अंदर, और नेहरू ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि इनको जाने मत दो, क्योंकि नेहरू ने सोच लिया कि मेरा वोट बैंक है। इवन जो माऊ के मुस्लिम्स है, उन्होंने ट्रक मंगा लिए, सामान लेने को तैयार हो गए, तो महात्मा गांधी वहां पहुंच गए, आप मत जाओ, आप हमारे भाई हो। और जो गांधी का एक स्टेटमेंट होती थी, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो गाल पहला था हिंदुओं का और थप्पड़ था पाकिस्तानियों का। ये पॉलिसी चलती रही और इस पे अपने आप को ये कमाते रहे, गेन करते रहे। 80 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए, जो आज की डेट में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे अच्छी थी, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता था, 65 में अटैक किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हम जीत गए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ जज्बा है। 62 में हमारे जो गन फैक्ट्री थी, वहां पे गन नहीं बनती थी, और चाइना हमारे को रोक के चला गया। हमारे सोल्जर के पास 10 गोलियां थी, एक बंदूक थी, अंगोला की शर्ट थी, ठंडे मौसम के अंदर, और वॉर हार गए। हम आगे की बात करते हैं कि जो हमारी जो करेंसी वो छपती थी नासिक के अंदर, 1932 के अंदर वहां पे एस्टेब्लिश हुई थी और यहाँ पे आराम से काम चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई 2004 में, तो चिदम्बरम ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि फेक करेंसी आ रही है और इसको रोकने के लिए हमें एक प्रिंटिंग का काम करना चाहिए, हमें स्पेशल सेट चाहिए, स्पेशल कोड चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया जिसका नाम था डिलारो, और वो बेस्ड थी ब्रिटेन के अंदर। कंपनी का मालिक एक इटालियन था, यहाँ पे इटालियन कनेक्शन भी निकल के आ गया, सोनिया गांधी कनेक्शन आ गया। हाँ, थ्रेड बार आते थे, या जो पेपर आता था वो वहां से आता था। सेम कंपनी पाकिस्तान को भी चीजें सप्लाई करती थी। जब पीएम मोदी पावर में आए तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी टोटली कोलैप्स हो रही थी। आपको याद होगा पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी कि हम पाकिस्तान को भीख मांगने में मजबूर कर देंगे। और यहाँ पे एक इंसिडेंट हुई, 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि हमारे 500 और 1000 के नोट को बंद कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन कर देंगे, बगैर किसी वार्निंग के। हाहाकार मच गया देश के अंदर कि किस टाइप का प्राइम मिनिस्टर है। और यही की चीज दिखाई गई इस पिक्चर के अंदर, तो लोगों ने ताड़ियां बजा दी, क्योंकि उस टाइम पे फेक करेंसी का काम चरम पे था। फेक करेंसी जो थी वो पाकिस्तान के रास्ते आती थी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के रास्ते जाती थी नेपाल में, नेपाल के रास्ते इंडिया के अंदर आती है। हमारा जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, पोरस बॉर्डर है, वहां पे वीजा की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान की एम्बेसी जो नेपाल में है वो बहुत बड़ी एम्बेसी है, हमारी भी बड़ी है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर एक आदमी का नाम दिखाया गया, उसका नाम है बेजर इकबाल, वो पाकिस्तान के आईएसआई का है, और वो आदमी पोस्टेड था नेपाल के अंदर, नेपाल के पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, और फेक करेंसी का काम करता था। जब हमने यानी कि इंडिया ने उसको एक्सपोज किया तो उसको पीएनजी करा दिया। उसके बाद वो चला गया पाकिस्तान और वहां से दोबारा चला गया वो बैंकॉक। और उस टाइम पे कुछ साल के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जीपी कोइराला वो बैंकॉक गए, तो वापस जब आ रहे थे तो उनके प्लेन में फेक करेंसी के नोट्स आ गए, वो भी हमने पकड़वा दिए। चलिए, सारा कुछ होता रहा। लेकिन जब पीएम मोदी गवर्नमेंट है तो उस टाइम पे पिक्चर के अंदर दिखाया गया कि किस टाइप से पाकिस्तान के अंदर हल्ला मच गया, ऐसे के अंदर हल्ला मच गया कि हमने तो इसको रोकने की कोशिश की थी, बड़ा पैसा भी एक्सपेंड किया था, फिर भी पीएम मोदी इलेक्शन जीत गए। जब ये दिखाया गया तो वहां पे भी लोगों ने ताड़ियां बजा दी पिक्चर हॉल के अंदर, पीएम मोदी का नाम देखते हैं, पीएम मोदी की शक्ल देखते हुए। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे काम चल रहा था फेक करेंसी का। फेक करेंसी पाकिस्तान के रास्ते नेपाल में जाती थी, नेपाल के रास्ते इंडिया के अंदर आती थी। और एक बार यहाँ पे ट्रक पकड़ा गया फेक करेंसी का। फिर एक इंसिडेंट हो रही, कोची में एक कंटेनर था जो दुबई से आ रहा था, उसमें देखा कि पूरे फेक करेंसी के नोट्स हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने डिमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया। उससे पहले क्या था कि पाकिस्तान का जब नेपाल से रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने बांग्लादेश के रास्ते से फेक करेंसी भेजनी शुरू कर दी थी। लेकिन पीएम मोदी के जिस डिसीजन के बाद एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया एक आदमी ने सुसाइड कर दिया, और रियलिटी की बात थी
रियलिटी में भी ये दिखाया गया था, बात हुई थी कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया जिसके पास बहुत सी फेक करेंसी थी, उसका सारा का सारा सामान लुट गया था पाकिस्तान के अंदर। बट सूद सर, ये दो मिनट आप ये बात कर रहे हैं जो ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही बताया कि एक आदमी ने वहां पे अपने आप को खत्म कर लिया था और दिखाया गया था कि बिजली के तारों पे गिरा था इस तरीके से। लेकिन कांग्रेस हमेशा से ये कहती आई है कि डीमोनेटाइजेशन जो था वो एक फेलियर था और भारत के इतिहास में भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका था। तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हमला करना था तो इसमें भारत की इकोनॉमी पे खतरा ये कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। क्या उसके बाद चेंजेस भारत में हुए और क्या पाकिस्तान में हुए? देखिए उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। आप देखिए पाकिस्तान जैसे पीएम मोदी ने कहा भीख मांगेगी, तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है। हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर गई। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमी थी, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इकोनॉमी थी, वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई। पिक्चर के अंदर ये भी चीज दिखाई कि अतीक अहमद को कैसे मारा गया, कि अतीक अहमद के बारे में पिक्चर के अंदर दिखाया गया कि अतीक अहमद एक जेल के अंदर बैठ करके खाना खा रहा है और उसको फोन आ जाता है, फोन आता है पाकिस्तान से, उसका है हम आपको फेक करेंसी भेज रहे हैं 60,000 करोड़। एक्चुअली ये सारी इंसिडेंट को एक तरीके से प्रेजेंट किया गया हमारे डायरेक्टर के द्वारा, और जब वो वहां से आता है तो उसके ऊपर गोली मार दी जाती है। 3 आदमी आते हैं उसको गोली मारते हैं, और ये इंसिडेंट है अप्रैल 2023 की। जब मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने पिक्चर देखी है, मेरी फोन से बात हुई, तो हंसने लगा, कहता अतीक अहमद को देखा है? तो मैं समझ गया कि ये काम किसने किया है। वो आदमी वो था जो स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होता था, यानी कि अतीक अहमद को मारने का प्लान था योगी का नहीं था, ये शायद हमारी एजेंसीज का प्लान था या रॉ का प्लान था, क्योंकि ये आदमी गन्स की स्मगलिंग करता था, टेररिस्टों को गन्स देता था, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था जो 40 साल से चल रहा था, और ये बैकबोन था अखिलेश यादव का, उसकी प्रोटेक्शन थी इसको। और किसी भी फार्मर को अप्रोच कर जाएगा कि आपकी जमीन पे कब्जा करना है, तो वो जमीन आने पौने दांव में खरीद लेता था। जब अतीक अहमद को मारा गया, अखिलेश यादव का नाम लिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी 2-4 दिन पहले ही अखिलेश यादव के चाचा जी, उनका एक बयान आया था कि सबका हिसाब करेंगे, जो लोग भी ये जो घर डा रहे हैं या फिर जिन लोगों को जेल में डाला, मासूम लोगों को मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, और सबसे पहला उन्होंने नाम लिया मासूम लोगों को अतीक अहमद का। तो अब ये लिंक जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद 40 साल से वहां पे रूल कर रहा था, गुंडागर्दी थी इसकी पूरी, और सारे के सारे जो गुंडे पाले थे समाजवादी पार्टी ने पाले हुए थे, जिनका एनकाउंटर किया गया। और एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि जिसका भी कनेक्शन होगा ऐसे के साथ, जो डील करेगा इन चीजों के अंदर, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अतीक अहमद एक बड़ा मैसेज है पूरे लोगों को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को, कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के ऐसे से मिलकर के इंडिया को खोखला करेंगे, उनको मार दिया जाएगा। और नेचुरली बात है, अखिलेश यादव को तो दुख होगा, क्योंकि उनका वोट बैंक था, वहां पे जबरदस्ती वोटें करवाता था लोगों से, और 200 लोगों को निकाल करके वहां पे कंट्रोल करता था। सारा गुंडा राज था इसका। 100 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने जब्त किया, और बहुत सी प्रॉपर्टी तो इसकी बची हुई है, बाकी किसी को पता ही नहीं कहां पे इसकी प्रॉपर्टी है। बहुत से गुंडे इसकी प्रॉपर्टी लेके चले गए। तो ये सारा का सारा अतीक अहमद के बारे में जो कहा जाता है कि कुछ अननोन लोगों ने गोली मार दी, जिनकी पहचान नहीं हुई, एक्चुअली जहां तक मैं समझता हूं इन लोगों को ने मारा उनको ताकि एक ऐसा देशद्रोही जिसका खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि ये देश से भी जेल से भी ऑपरेट कर रहा था, ये अपने काम कर रहा था। और जो बाकी भी यहाँ पे टेररिस्ट मारे गए हैं उसी तरीके से मारे गए, जो इनको शरीफ आदमी कहते हैं वो इनके पार्टनर है, इनके गुंडे हैं, और यही काम किया जाता है अखिलेश यादव को या उसके चाचा, जो यहाँ पे लूट मार कर रहे थे यूपी के अंदर। ना यहाँ के डेवलपमेंट ना कुछ। आप देखें बहुत सी जगह पे बुलडोजर जो चलाया जाता है वो उन्हीं लोगों पे चलाया जाता है जिनका कनेक्शन निकलता है पाकिस्तान से या पाकिस्तान के आईएसए के साथ, जो यहाँ लव जिहाद करते हैं और यहाँ पे कत्लेआम करते हैं यूपी के अंदर। आज यूपी के अंदर अगर कत्लेआम खत्म हुआ है तो वो खत्म हुआ है योगी या हमारे एजेंसीज की मदद से। तो सूद सर, एक चीज और यहाँ पे आपने ये डिमोनेटाइजेशन की बता दी, अतीक अहमद भी, और जो अननोन गनमैन का है, कौन थे वो अननोन गनमैन और उन्होंने किन लोगों को एलिमिनेट किया पाकिस्तान में, ये चीजें कैसे शुरू हो गई और कौन है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया कौन इनके पीछे है, क्योंकि अननोन गनमैन ने उन्हीं लोगों को मारा है जिन्होंने IC-114 को हाईजैक किया, जिन्होंने पार्लियामेंट का अटैक किया, जिन्होंने 26/11 के ऊपर किया। और ये भी दिखाया गया पिक्चर के अंदर दाऊद इब्राहिम की कैसी हालत है। दाऊद की इब्राहिम के बारे में क्वेश्चन है, तो कुछ लोग भी पूछ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम अगर वहां था और हमारे आदमी वहां पे मौजूद थे, दाऊद इब्राहिम को मारा क्यों नहीं फिर? एक्चुअली उसको मारने की पूरी प्लान थी, जो आदमी गया था उसको मार रहा था, लेकिन तभी वहां पे नर्स आ गई, क्योंकि जब आदमी मारता है तो एक्सपोज नहीं हो सकता। वो आदमी जो इसका रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ, वो जिस पिक्चर का हीरो है, और उससे पहले दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया कि उसकी बहुत बुरी हालत है। हमने सुना था कि दाऊद इब्राहिम बीमार है, लेकिन आज समझ में आया कि दाऊद इब्राहिम की जो हालत की है वो किया रॉ ने उसको इस तरीके से कर दिया कि वो बिस्तर पे लेटा रहता है, उसके सारे किडनी वगैरह फंक्शन नहीं कर रही। इस टाइम पे वो हॉस्पिटल में लेकर के ICU में बैठा हुआ और वहां पे अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन ना इलाज उसका होगा ना कुछ होगा। नेपाल के अंदर भी कुछ लोगों को अननोन गनमैन ने गोली मार दी थी, और मैं ये कहूंगा कि ये स्पेशल ऑपरेशन थे जिनका काम किया हमारे लोगों ने या किसी ने भी किया हो, लेकिन उन्होंने वो काम किया कि ताकि जो देश के अंदर फेक करेंसी का काम करते हैं या हमारे देश को कमजोर करते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन बाहर के लोग तो खत्म हो गए, कुछ अंदर के लोग बैठे हैं जो उस टाइम पे पावर में थे,
जो फेक करेंसी का काम करते थे आज भी जिंदा। आपको याद होगा, आप देखते भी होंगे टीवी के ऊपर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को बार बार गालियां देते हैं और देश को बदनाम करते हैं। वो मास्टरमाइंड थे सारे फेक करेंसी के रैकेट के, और आज जिंदा भी हैं, करप्शन के अंदर लिप्त भी हैं, लेकिन देश के अंदर बैठे हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल संरक्षण है उनको। राइट मतलब कुल मिला के जो चीजें दिखाई गई हैं वो बताया तो यही गया है कि फिक्शन का कोई रियल उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा था भारत में ही बैठे कुछ लोगों के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ताकि जिंदगी भर उनकी पुश्तें राज कर सके भारत के ऊपर। और जब एक चाय वाला आया और उसने कहा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं डिमोनेटाइजेशन किया, अगर पता था तो। ये बातें पहले से तो पता थी, लेकिन जैसे ही मोदी के कांटेक्ट में चीजें आई थी और ये सारा इनपुट आया था, जैसे कि मूवी में भी दिखाया गया है, उसके बाद एक्शन लिया गया। तो एक बात यहाँ पे साफ हो जाती है, जो लोग भी इस तरीके का काम कर रहे थे उनको निपटा दिया गया, और जो बचे हुए हैं उनका भी यही हाल होने वाला। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं, और दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे हम, कि जो लोग ऐसे बचे हुए हैं, क्या उनका भी, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, अननोन जो हमारे काम कर रहे हैं उनको फिर से करना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि जो हमारे ऑफिसर हैं सूद सर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की, सब लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।